Good morning, students. Welcome back to the channel NH Rahman presents sir. I am your composer नवाजिश. So आज हम वीडियो में पढ़ेंगे कि हिस्ट्री क्या है. What is history? स्टूडेंट्स, हिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, हिज प्लस स्टोरी. तो हिज का मतलब होता है उनकी, स्टोरी मीन्स कहानी, उनकी कहानी. अब यहाँ किसकी बात हो रही है? यानी जो पुराने वक्तों के लोग थे, स्टडिंग द ऑफ द पास्ट, यानी पिछले बातों की, जो पुराने वक्तों के लोग थे उनकी कहानी. इस तरह से ये हिस्ट्री वर्ड्स बना है. और हिस्ट्री वर्ड्स, हिस्ट्री सब्जेक्ट से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो हम पुराने वक्तों की कहानियाँ या पुराने वक्तों के उनके ट्रेडिशन, उनके जो काम थे, उनकी जो आर्ट थी और उनके आर्कोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स या उनकी बुक्स या उनके कोई रिटन रिकॉर्ड जो हमें उस वक्त के वातावरण और उस वक्त के कल्चर को दर्शाएं, तो वो सारी की सारी चीज़ें हिस्ट्री है. वाई डू वी लर्न हिस्ट्री? स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन आता है, कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि हम हिस्ट्री पढ़कर क्या करेंगे. देखो, हिस्ट्री पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे एक तो पास्ट के बारे में बताता है और पास्ट में हुई गलतियों से हम आगे आने वाला फ्यूचर और उसे सिक्योर करते हैं. पास्ट में अगर इन द केस फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि पुराने वक्तों में अगर कोई महामारी फैली हुई होगी, अभी भी नहीं फैली, बहुत पहले भी कई बार फैल चुकी हैं महामारियाँ और आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं. तो अगर पुराने वक्तों में कोई महामारी यानी एपिडेमिक फैली होगी तो उसमें कैसे सिक्योर करना चाहिए, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या हमें एक्शंस लेने चाहिए, वही सब यहाँ हो रहा है. जैसे कि अब करंट सिचुएशन हो रही है कि हमें सोशल डिस्टेंस के लिए कहा गया है और ये कहा गया है कि भाई घर से ज़रूरत के काम से बाहर निकलें, और ये टोन तो आप सुन ही रहे हैं. कोरोना वायरस या कोविड-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है, पर याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं. क्रोनोलॉजी. आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए. क्या है क्रोनोलॉजी? ज़रा समझते हैं इसको डेफिनेशन से. द हिस्टोरियंस अरेंज द पास्ट इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम, दैट इज इवेंट दैट हैपन फर्स्ट फॉलोड बाय द इवेंट दैट हैपन लेटर. दिस इज ऑर्डर इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी. इतिहासकार समय के क्रम में अतीत की घटनाओं को व्यवस्थित करते हैं, अर्थात ऐसी घटनाएं जो पहले हुई, बाद में हुई घटनाओं के बाद हुई. इस आदेश को क्रोनोलॉजी कहा जाता है. मुझे पता है आप लोगों को नहीं समझ में आएगा क्रोनोलॉजी क्या है. मैं सिंपल लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में मैं समझा देता हूँ. जब कोई हिस्टोरियंस यानी हिस्ट्री लिखने वाला कोई इस तरीके से हिस्ट्री को मैनेज करता है कि पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, टाइम टू टाइम उसको रखता है हिस्ट्री को, या उस हिस्ट्री की सारी स्टोरीज़ या उसमें जितने भी एक्सीडेंट्स या जो भी कुछ हुआ हो उसको एक सीरीज़ वाइज रखता है, उस चीज़ को हम क्रोनोलॉजी कहते हैं. ADBC. जीसस क्राइस्ट यानी हज़रत ईसा, और जिनको हम यीशु के नाम से भी जानते हैं, उनकी बर्थ यानी पैदाइश का वो दिन, वो पॉइंट है जब AD ईयर्स की शुरुआत होती है. AD की फुल फॉर्म होती है एनोन डोमिनी, जो कि एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब इंग्लिश में होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, और हिंदी में होता है हमारे प्रभु के वर्ष में, और उर्दू में होता है हमारे रब के साल में. अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जीसस यानी हज़रत ईसा की बर्थ डेट से एक साल के बाद को 180 बोला जाता है. वहीं 2 साल के बाद को 280 बोला जाता है. यानी हज़रत ईसा यानी जीसस क्राइस्ट की पैदाइश के 2 साल के बाद को 280 बोला जाएगा. वहीं ऐसे ही 380
और 4 AD। ऐसे ही चलते चलते आपका आज 2020 AD चल रहा है। और अगर आप ये वीडियो 2021 में देख रहे हैं तो इस वक्त 2021 AD चल रहा है, और अगर 2022 में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 2022 AD चल रहा है। वहीं BC यानी बिफोर क्राइस्ट, जिसका मतलब होता है यीशु से पहले, यानी हज़रत ईसा से पहले, यानी जीसस क्राइस्ट से पहले के साल को हम BC से डिनोट करते हैं। BC अगर 1 BC हुआ यानी आपकी बर्थ से 1 ईयर पहले, और अगर 2 BC हुआ तो आपकी ईयर से 2 साल पहले। ये एक तरह से इंटीजर्स की लाइन चलती रहती है। ऐसे ही 3 BC, 4 BC, 5 BC, 6 BC, और ये दोनों लाइंस आपस में अपोजिट चल रही हैं। अब अगर आप ये कहते हैं कि 563 BC में गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि 563 ईयर्स पहले हज़रत ईसा से 563 ईयर्स पहले गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था। या फिर अगर मैं कहता हूँ कि 326 BCE में अलेक्जेंडर आए थे, जिनको सिकंदर आज़म के नाम से भी जाना जाता है। तो 326 का मतलब ये है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, यानी यीशु यानी जीसस क्राइस्ट की पैदाइश के 326 ईयर्स पहले अलेक्जेंडर आए थे। या फिर अगर आप ये कहें कि 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, तो इसका मतलब ये है 1947 AD, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1947 की बर्थ से 1947 ईयर्स के बाद देश को आज़ादी मिली थी। अब ये AD BC इसी तरह से ही चल रहा है, आप इसी को समझ लीजिए। और आई होप सो ये बड़े ही डिटेल में आपको बताया है, आप लोग समझ गए होंगे। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब ये सोचने वाली बात है कि ये जो जितना भी हिस्ट्री का सोर्सेज हैं, ये हमें कहाँ से पता चलें, ये पूरी कहानी हमें कहाँ से मालूम पड़े, ये सोचने वाली बात है। तो बेसिकली हम हिस्ट्री के बारे में 2 सोर्सेज से अक्सर करके जानते हैं। नंबर 1 होता है लिटरेसी सोर्स, और नंबर 2 होता है आर्कियोलॉजी सोर्स। लिटरेसी सोर्स के बारे में पहले पढ़ते हैं हम। लिटरेसी सोर्स का मतलब ये होता है जो सोर्सेज रिटन में या किसी तरह से लिखी हुई या किसी रिटन नोट में हमें मिली हो, पुराने वक्त के बारे में जो बता रही हो, या उस वक्त की लैंग्वेज जो हो, जो भी कैसी हो, वो हमें समझा रही हो, वो सब लिटरेसी सोर्स में आती हैं। अब लिटरेसी सोर्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो नंबर 1 आती है रिलीजियस लिटरेचर, और नंबर 2 आती है सेक्युलर लिटरेचर। सबसे पहले देखते हैं रिलीजियस लिटरेचर। तो स्टूडेंट्स, रिलीजियस लिटरेचर्स में वो सारी रिलीजियस बुक्स आती हैं जो कि किसी धर्म से मिलती हो, जैसे कि रामायण, महाभारत, या कुरान, या बाइबल। ये सभी की सभी बुक्स जो कि होली बुक्स हैं और धार्मिक किताबें हैं, उन धार्मिक किताबों में भी जिस भी किसी का पुराने वक्तों का या उसका ज़िक्र आता है, तो वो भी हमें एक हिस्ट्री को पढ़ने और जानने में और उस वक्त का कल्चर जानने में बड़ी आसानी रहता है। नंबर 2 आता है सेक्युलर लिटरेचर। रिलीजियस नहीं हो, किसी की ऑटोबायोग्राफी या किसी की बायोग्राफी लिखी गई हो। ऑटोबायोग्राफी उसको कहते हैं स्टूडेंट, जो किसी ने अपनी ज़िंदगी के ऊपर सारी अपनी स्टोरी किसी ने लिखी हो, या बायोग्राफी या किसी दूसरे की स्टोरी हमने लिखी हो, उसकी पूरी लाइफ बर्थ से लेकर एंड तक उसने क्या सक्सेस किया या क्या हुआ, वो सब ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी होती है। खैर, इसके अलावा और भी ऐसी बुक्स हैं जो कि रिलीजियस ना होते हुए पुराने वक्त की है और हमें उस वक्त के बारे में बता देती है।
रिसेंटली एक बुक लॉन्च हुई है, उस बुक का नाम है वो मुग़ल आज़म। मूवी की पूरी डिटेल उसमें बताई गई है कि मुग़ल आज़म कैसे बनी थी। तो ये भी एक तरह से हिस्टोरिकल बुक हो गई है, और जो कि हमें बता रही है कि पूरी की पूरी किताब में ये बताया है कि मूवी कैसे शूट हुई थी, किस तरह से उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया था। तो ये भी एक तरह से हिस्ट्री में आ गई है। है कि हॉलीवुड के जो है बड़े बड़े डायरेक्टर्स को बुलाया गया था, बम्बई के बड़े बड़े डायरेक्टरों को जो है शाहरुख जी ने बुलाया था। सबने कहा था कि भैया ये तो जिसका तुम्हारा ये यश होने वाला है, इसकी शूटिंग हो ही नहीं सकती। लेकिन इस आदमी ने, जिसे दीवाना कह के लोगों ने बुलाया, उस आदमी ने ये ठान ली कि मैं करके दिखाऊंगा, और उसने ये करके दिखाया। और उसने ऐसा करके दिखाया कि लोग आज तक अशश करते हैं उसको देखने के बाद। और एग्ज़ाम्पल्स के लिए आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल बहुत बड़ा और ज़रूर बताऊंगा। फाहियान एक चाइनीज़ थे, और वो इंडिया आए थे बाय वॉक, पैदल आए थे, और इंडिया में आकर उन्होंने कुछ बुक्स एजुकेशन के लिए ख़रीदी थी। सिर्फ बुक्स ख़रीदने के लिए ये आदमी चाइना से इंडिया आया था, और इसने जो यहाँ पर परिस्थितियाँ देखी, जो यहाँ पर कल्चर देखा, वो इसने जब वापस जाकर अपनी लैंग्वेज में लोगों को लिखा और बताया, और अपनी बुक्स में, डायरीज़ में, ऑटोबायोग्राफी में लिखा। और इससे वो लिटरेसी सोर्स आज हमारे ये जानने में काम आ रही है कि इंडिया उस वक्त कैसे हालात में था और कैसा था। आर्कियोलॉजिकल सोर्स कौन हो? हैं? आर्कियोलॉजी हैं, पुरातत्व वाले। जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स या जितने भी पुराने अवशेष या किसी तरह के पुरानी बिल्डिंग्स या किसी कोई पत्थर या किसी तरह का इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है, उन सभी चीज़ों को, जो कि बिल्डिंग्स हैं या किसी तरह का स्टैचू है, वो सब का सब आर्कियोलॉजी में आता है जी। और ये हिस्ट्री और चीज़ों को दर्शाता है, जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट और कुतुब मीनार, ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जो पुराने वक्त में से चले आ रहे हैं, और हम सदियों से ये बता रहे हैं हमें कि ये क्यों बनाए गए थे और क्या रीज़न था और क्या वजह थी, और उस वक्त कैसे ये बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। और इन सभी चीज़ों से हमें ये सबूत मिलता है कि हाँ भाई हाँ, कि पुराने लोग सच में थे, या हमसे भी पहले कोई यहाँ पर रहा करते थे। इंस्क्रिप्शन। स्टूडेंट्स, आपने कई मूवीज़ या किसी न किसी वीडियो वगैरह में देखा ज़रूर होगा कि इजिप्शियन लोग दीवारों पर एक तरह से पेंटिंग्स बनाते थे, और उन पेंटिंग्स में अलग अलग स्टोरीज़ वगैरह छुपी होती थी। उन स्टोरीज़ में सब का सब हिस्ट्री होती थी। और अब इन हिस्ट्री को, इस पेंटिंग वाली आर्ट को अब पढ़ना लोगों ने सीख लिया है, और इसी चीज़ से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये इंस्क्रिप्शन हिस्ट्री में क्या उस वक्त क्या होता था और किस तरह से उस वक्त का कल्चर था। इन्हीं रिटन इंस्क्रिप्शन से या रिटन सोर्सेज से, लिटरेसी सोर्सेज से हम ये पता लगा लेते हैं वो पुराने वक्त के कल्चर के बारे में। कैसे भला? चलिए एक एग्ज़ाम्पल के तौर से मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, वंस अपॉन अ टाइम देयर इज़ अ किंग। एक बार की बात है, एक राजा था। वो अपने शहर से दूसरे शहर जाने की तैयारी में लग गया। उसने शेरवानी पहनी, और शेरवानी पहनने के बाद एक घोड़े पर बैठा और अपने सिपाहियों के साथ वो एक शहर से दूसरे शहर पर गया। उस शहर में शादी थी। अब इतनी सी ही कहानी से आपने क्या सीख लिया? इतनी सी ही कहानी से आपने ये सीख लिया
कि पुराने वक्तों में राजा महाराजा होते थे, शेरवानी पहनते थे, यानी उस वक्त का कल्चर के आपको पता चल गया। उस वक्त कार वगैरह या बाइक वगैरह स्कूटर व्हीकल्स नहीं थे, ना साइकिल थी। तो जो किंग था, राजा था, वो किस पर सफ़र करके गया? घोड़े पर। यानी लोग घोड़े पर सफ़र करते थे, हॉर्सेस पर सफ़र करते थे। ट्रैवलिंग एक शहर से दूसरे शहर हॉर्सेस पर करते थे। और पॉइंट नंबर 2 मैंने क्या बताया था कि वो अपने सिपाहियों के साथ गया। यानी उस वक्त जो है किसी भी किंग के पास आर्मी हुआ करती थी। तो इतनी सी ही स्टोरी से हमने कितना कुछ पता लगा लिया। ये एक तरीका होता था, एक मैटर होता था। यहाँ तक कि हमारी वीडियो आज के लिए इतना ही है। मुझे दीजिए इजाज़त। आई होप आपने वीडियो खूब इंजॉय किया होगा, खूब समझा होगा और खूब मज़े करे होंगे इस वीडियो के साथ। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना अगर दबाया नहीं है। हम 100 सब्सक्राइबर पर पहुंचने, मेरा टारगेट है 100 सब्सक्राइबर पर पहुंचने का, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।